श्रुति क्लासेस। हमने इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट देखा था, गुडविल देखी थी कि उसे कैसे किया जाता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट दिस। नाउ वी हैव कम एट अ स्टेज वेयर वी कैन प्रोसीड विद रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये बहुत मेन है हमारे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए भी, और बेसिकली इस चैप्टर के लिए भी, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये टॉपिक करने से पहले सबसे पहले आप जाके ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालती रहूँ। और आप मेरे जो चैनल है श्रुति क्लासेस उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साइड में जो बेल बटन है, बेल जो आइकन है, उसे आप प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजर्व का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट मीन, व्हाट इज रिजर्व, दैट वी शुड नो इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व का क्या मतलब है। रिजर्व मतलब कि जो प्रॉफिट अर्न होता है, जो प्रॉफिट होता है फर्म का, उस प्रॉफिट में से क्या करते हैं जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट निकाल कर रख देते हैं फ्यूचर लॉस के लिए, कि अगर बाद में कुछ भी लॉस हुआ या बाद में कोई इमरजेंसी पड़ी तो उसके लिए वो प्रॉफिट काम में आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट्स हैं फर्म के उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिया। रिजर्व्स आर सेट असाइड, मतलब कि प्रॉफिट्स में से अलग कर दिया। They are set aside from profits. Profits में से अलग कर दिया to meet an unforeseen liability or loss. मतलब अनफोर्सिंग, जो हमें पता नहीं है फ्यूचर में जो होगा, हमें तो पता नहीं ना फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस हो गया, कोई कुछ भी लॉस हो गया या फिर कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई, कुछ भी हमें पे करना पड़ा, तो अब हम वो कहाँ से करेंगे। तो क्या करते हैं बिजनेसमैन, प्रॉफिट में से, फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं। द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट an unforeseen, that is not seen, that we don't know, so unforeseen liability or for unforeseen loss, so that's called reserve। क्योंकि सबसे पहले ना हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ सबसे पहले। आगे समझ में रिजर्व्स क्या होता है, दैट वी अंडरस्टैंड। अब ये जो रिजर्व्स हैं इसका एडमिशन में क्या काम पड़ा रिजर्व्स का, तो देखो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने प्रॉफिट उनका हुआ एक ईयर में, उनका प्रॉफिट हुआ 20,000। ओके, सो फ्रॉम 20,000 दे रिजर्व, दे सेट असाइड 10,000 फॉर रिजर्व्स फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन compensation reserve. The reserves are of various types. Compensation reserve. The reserves are of various types and we will study about it. Okay. Workman compensation reserve के लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज रख दिया अलग से। Workman compensation reserve, इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मतलब कि बाद में एम्प्लॉइज को, जो वर्कमैन हैं, जो लोग हैं, उनको कंपेंसेशन देने के लिए कुछ उनके साथ हो जाता है फर्म की वजह से, उनको कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने 10,000 रुपीज अलग कर दिए। ओके, अब जब उन्होंने 10,000 रुपीज अलग कर दिए, सपोज उन्होंने फरवरी में अलग कर दिए, उन्होंने एक नया पार्टनर डी, उसको एडमिट कर लिया, उसको नया पार्टनर बना के लिया है वो बाद में, ये तो फरवरी में करा, फरवरी के बाद वो एक नया पार्टनर ले आए फर्म में। तो जब डी फर्म में आया तब वो रिजर्व अलग किया था, तब वो प्रॉफिट अलग करा था, मतलब डी की वजह से वो करा था, डी ने वो प्रॉफिट अर्न करा था, डी में उसका, डी का उसमें कोई हाथ है, उसमें उसका कोई हक है, he is not he will not get the profit of that reserve। मतलब कि जैसे कि
कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अगर कोई वर्कर को कुछ कंपेंसेट ही नहीं करना पड़ा तो साल के ईयर के एंड में ये जो रिजर्व होगा, बहुत ध्यान से सुनना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, उसका मतलब एंड होगा ईयर, उसके एंड में जो ये अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बिकॉज है तो वो प्रॉफिट ही, प्रॉफिट में से अलग कर दिया था। अब वो ये किसी चीज के काम नहीं आया तो वो प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो पार्टनर्स अपने में बांट लेंगे कि कोई बात नहीं, इसका काम नहीं आया, हम एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे पहले तो डी आ गया। अब जो डी आया उसको ना तो कोई एडवांटेज मिल सकता है, अब भाई दूसरे पार्टनर्स ए बी सी वो सोचेंगे हम डी को क्यों दें, डी को तो फायदा हो जाएगा, ही विल गेट प्रॉफिट विदाउट डूइंग सम वर्क। सो दैट्स व्हाई ए बी सी वो क्या करेंगे, वो पहले ही रिजर्व्स जो होंगे उनको उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डी जब आएगा उसमें ए बी सी आपस में कर लेंगे, डी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिजर्व है, उसको एडवांटेज मिल जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ वो प्रॉफिट उसको दे देते तो भी एडवांटेज मिलता। एक्यूमुलेटेड लॉस दे देते, समझना मैं क्या कह रही हूँ, लॉजिक समझो सबसे पहले। अगर उसे वो भी दे देते तब उसे डिसएडवांटेज होता, उसे लॉस क्यों देगा, वो ना वो प्रॉफिट लेगा ना वो प्रॉफिट देगा, सीधा साधा सिंपल रूल, ना तो उसे देना ना कुछ लेना उससे। मतलब फर्म में जो उससे आने से पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो अब आपस में बांट लो, ए बी सी, डी को ना तो एडवांटेज मिलेगा ना डिसएडवांटेज, इसीलिए रिजर्व जो भी होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या लॉसेस होता है, वो पुराने पार्टनर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, कुछ भी हो, whatever it is distributed in the old partners in old profit sharing ratio। डी से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये तो आ गई बात समझ में। अब मैम अगर ये मतलब कि अगर हमें क्वेश्चन में बताया नहीं कि हमें रिजर्व देना है नहीं है ना, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, क्वेश्चन में नहीं बताया कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, तब भी आपको ये करना है, कॉमन सेंस यूज करनी है और आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन में है या नहीं है, हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रिजर्व्स होते हैं हमारे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ने हैं वो थोड़े से रिजर्व्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसका मैंने आपको की एग्जांपल दिया था। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे, और भी ऐसे ही रिजर्व्स हैं, वो मैं अब आपको डिटेल में अच्छे से और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसका मतलब क्या होता है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, it is created to compensate the workers for an unforeseen liability। Suppose फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो गया उनका, तो उन्हें कंपेंसेट करने के लिए, उन्हें देने के लिए अमाउंट हमारे पास पहले से ही होना चाहिए रिजर्व, दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटेड। ओके, अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना तो लिया उन्होंने, लेकिन उससे मतलब कोई भी क्लेम नहीं उन्होंने करा, मतलब कि उसका कुछ यूज नहीं करा। मतलब 10,000 था रिजर्व, उन्होंने 10,000 अलग किया था और वो 10,000 का 10,000 रहा, उसे मतलब कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं पड़ी वर्कर्स को। तो फिर जब नया पार्टनर आ रहा है, डी नया पार्टनर आ रहा है, तो ये पूरा अमाउंट जो 10,000 है वो ए बी सी जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्हें दे दो, पूरा का पूरा अमाउंट। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू किसको देना है हमें? ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट एज पर द कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फिक्स्ड
10,000 नहीं होता, अब अगर उससे कम अमाउंट 8,000 क्लेम कर लिया, 8,000 का एक्सीडेंट हुआ था, 8,000 हमने दे दिया, बाकी जो बचा 2,000, 10,000 था, 8,000 दे दिया, बाकी जो बचा 2,000 वो पार्टनर्स को दे दो। अब भाई जो बचा कुछ है प्रॉफिट या लॉस आया वो देना है ना पार्टनर्स को, उसे कैसे रखो, उसे दे दो। ओके, सेकंड, ये सेकंड में 8,000 जो 10,000 है उससे कम है 8,000, ठीक। इस केस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। 2 क्लेम आया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ठीक है, 8,000 का क्लेम है, ठीक है। 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, कितना बचा 2,000 is left with us reserve, then it is debit, then it is credited to partners, old partners capital और current account। ये तो हो गया। अब अगर ये तो प्रोविजन फॉर वर्कमेंसेशन क्लेम था, अगर उन्हें ये तो प्रोविजन था कि 8,000 हमने मतलब अभी दिया नहीं उनको, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था अमाउंट, ये जो वर्कमैन, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने अगर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने ये 8,000 का अमाउंट, तो हम ये वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में करेंगे, प्रोविजन ऐड नहीं करेंगे। द पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट इफ द वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंट इज एक्सेप्टेड बाय द वर्कमैन, then we write only workman compensation claim account, not provision for workman compensation claim. Is it clear? आगे बढ़े हम, चलो। अब अगर थर्ड केस में 10,000 का 10,000 हमने दे दिया, 10,000 का 10,000 हमने क्लेम हो गया, एक्सीडेंट हुआ था उसको 10,000 देने पड़ी, अब कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा रिजर्व उन्हें दे दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू, आपको समझ आ रहा है नहीं क्या कर रहे हैं हम लॉजिक के साथ, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, देयर इज नो लेफ्ट अमाउंट, देयर इज नो रिमेनिंग अमाउंट to be distributed in the partners in all profit sharing ratio. That's why the whole amount is credited to provision for workman compensation claim account. अब भाई मैम, अब ये भी तो हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा का अमाउंट लग जाए, एक क्वेश्चन तो ये भी आ रहा होगा आपके माइंड में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ, 10,000 से मतलब 12,000 का अगर लग जाता, जो अमाउंट होता, जो वर्कमैन कंपेंसेशन है वो 12,000 हो जाता, हमने तो रखा था 10,000, अब 2,000 कहाँ से लाए भाई, नहीं तो पॉइंट याद है ना, 10,000 तो चलो हमने रिजर्व बना रखा था, उसमें से हम ले लेंगे 10,000, बाकी जो बचा 2,000 वेयर वी विल गेट इट, वी विल गेट इट फ्रॉम द टॉपिक वी हैव लर्नड रिसेंटली, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिमेंबर, याद आया? तो मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से तो हमने 10,000 निकाली, जो 2,000 की कमी आ रही थी, जो मतलब ड्यू था, वो कहाँ से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्ट करने के लिए डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रोविजन फॉर workman compensation claim account, that is 12,000। जितना रिजर्व में से था उतना तो दे दिया, बाकी जो बचा वो रिवैल्यूएशन में से दे दिया, फाइन। ये था हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। फर्स्ट आई विल रब इट। अब देख,
मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उसी एग्जांपल से इसके सारे केसेस देखते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो 1:1 इक्वली शेयर करते हैं। उन्होंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 25,000 का लिखा, ठीक है, 25,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उनके पास। अब सबसे पहला केस क्या करा इन्होंने, कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई भी क्लेम नहीं आया, कुछ भी कंपेंसेट नहीं करना पड़ा। अभी हमने सीखा है क्या करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। इसमें हमें ये नहीं बताया कि फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, तो इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग है। that we have understood in previous chapters or in previous lectures. 2x capital account, 2y's capital account, 25,000 नहीं 26 लेते हैं, it will be easy for the calculation. 26,000 okay, 13,000 and 13,000 दे दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, सेकंड, इसी में हमें केस दिया कि जिसमें सिर्फ 10,000 का क्लेम हुआ, ओनली द 10,000 इज फॉर क्लेम। तो क्या हुआ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसी क्वेश्चन में आपको सारा समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 26,000, अब क्लेम हुआ 16,000 का। अब हमारे पास 16,000 तो है ना कि हम उसे दे सके, 26 है भाई, 10,000 एक्स्ट्रा का रखा था, तो 16,000 16,000 उसमें से दे दो, दैट्स नॉट अ बिग डील। टू, प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, दैट इज 16,000। जो बाकी बचा 10,000, that is to be distributed in the old profit, in the old partners in old profit sharing ratio। मतलब x को दे दो बाकी बचा और y को दे दो उनकी रेशो में, that is 1:1। बचा 10,000, 10,000 का 1/2 5,000, 10,000 का 1/2 5,000, तो 5,000 और 5,000 हमने दे दिया। अब अगर मैं आपको करके नहीं बताऊंगी, आप खुद करोगे, इसको खुद लिखो, खुद जर्नल एंट्री करो। देखो मैं क्या केस दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 26,000 की बजाय द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज 36,000। जो क्लेम आया दैट इज फॉर 36,000। अब इस केस में आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे, जल्दी से फटाफट आप लिखो। क्या करोगे आप, जर्नल एंट्री लिखो, मैं बोल रही हूँ और आप लिखोगे ताकि आपको समझ में आए, खुद करके भी देखना, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 26,000, जो बाकी है 10,000, 36 देना है ना, जो बाकी बचा 10,000 वो किस में से देंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, देन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, क्या अमाउंट लिखोगे, 36,000 पार्टनर्स के लिए बचाएंगे, बल्कि और देना पड़ा उन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो ये था हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब एक ऐसा भी रिजर्व है जो किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया उसको, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया उसको, दैट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को मतलब किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, that is not set aside for a specific purpose। जैसे कि ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये तो सिर्फ वर्कर्स को कंपेंसेट करने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो जर्नल रिजर्व है वो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी और लॉस एनी फोर्सीन लायबिलिटी। ओके, तो जनरल रिजर्व है उसकी भी ऐसी कर दो, जनरल रिजर्व, उसमें क्लेम तो देना है, जनरल रिजर्व को जनरली सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वेदर स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन और नॉट। ओके, तो ये जनरल रिजर्व था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। लेट्स गो टू द नेक्स्ट रिजर्व, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
अब हम देख अब है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व किस लिए यूज होता है? जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बुक वैल्यू, जो जर्नल में, बैलेंस शीट में, बुक्स में जो उनकी वैल्यू है वो डिफरेंट है टू द मार्केट वैल्यू। सपोज बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट्स हैं 15,000 की, लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू है 10,000 की, तो मार्केट की ये जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स की ये जो वैल्यू कम हो रही है, इसको मतलब इसको देखते हुए जो कम होती है, ये जो लाइबिलिटी है, जो लॉस होता है, इसी के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है टू कवर अप द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स is covered by this reserve account, investment fluctuation reserve। इसमें भी अब देखो, अगर इन्वेस्टमेंट्स है, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट्स है उनकी अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, कुछ गिरावट या बढ़ावट, कुछ फॉल या राइज नहीं हुआ प्राइस में, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल है, ना कोई फॉल हुआ ना राइज हुआ, ठीक है। इस केस में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो तो हमारे पास है ही ना फर्म के पास, तो वो रिजर्व जो है वो किसी काम नहीं आया अब, तो उसे जो नया पार्टनर आ रहा है उसके आने से पहले ही वो ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें जो बुक वैल्यू है वो इक्वल है मार्केट वैल्यू। अब सपोज बुक वैल्यू कम आ जाती है मार्केट वैल्यू, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम है, जो इन्वेस्ट नहीं, इस केस में नहीं, जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा हुई ना, मार्केट वैल्यू कम है तो मतलब इन्वेस्टमेंट्स तो कमी है ना हमारी, तो इस केसेस में जो इन्वेस्टमेंट्स गिरी है उसके लिए कैसे हम रिजर्व को यूज करते हैं? सबसे पहले जैसे कि 10,000 हमने रिजर्व के लिए निकाला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स गिरी है, अब समझो 10,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स गिरी वो सिर्फ गिरी 8,000 से गिर गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है हमारे पास 10,000 से, या तो 10,000 पूरा दे दें, 10,000 है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स कम हुई हैं वो हुई है 8,000। टू इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ना, टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है, एसेट को कम कर दिया, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और जो बाकी बचा वो ओल्ड पार्टनर को दे दिया, उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट। नेक्स्ट, अगर इसमें तो 8,000 था, ठीक है, अगर वो 8,000 ना होकर पूरा का पूरा 10,000 हो जाता तो क्या करते? IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, ठीक है, मैं ओरली बताती हूँ। अगर 10,000 ना होकर, जो हमने पिछले केसेस में भी देखा था, 12,000 हो जाता, तो IFR डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू ओल्ड पार्ट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 12,000। नहीं आया समझ? देखो, IFR डेबिट 10,000, revaluation debit 2,000 to investment, as we have done this in VCR, workman compensation में करा था नहीं, वैसे ये तो हो। अब अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फॉल होने की बजाय, कम होने की बजाय वो बढ़ गई, कम होने की बजाय वो बढ़ गई, पहले थी वो 25,000 की, अब वो हो गई 45,000, 20,000 से बढ़ गई वैल्यू, 20,000 से अब वैल्यू बढ़ गई। इस केस में IFR का तो कोई यूज ही नहीं हुआ,
IFR की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो तो पार्टनर को देना ही है। जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ी, कम तो नहीं हुई ना, कम के लिए बना था IFR तो ये प्रॉफिट तो पार्टनर को जाएगा। अब जब इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, एसेट जब बढ़ता है या घटता है तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज शोन इन विच अकाउंट, इज शोन इन विच अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट्स डेबिट होगी और प्रॉफिट है ये, इसीलिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया ये आपको? ये तो पहले भी कर चुके हैं। कितने से बढ़ी? 20,000। या IFR तो हमारा 10,000 था ना, बड़ी है वो 20,000 से। ओके, ये मिस्टेक थी। IFR तो 10,000 का था, बड़ी वो 20,000 से। अब ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आए पार्टनर्स को दे दो, ये पार्टनर्स को दे दो, जैसे कि रीवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही वर्कमैन में भी करेंगे ये वाला स्टेप। तो ये वाली जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई नहीं थी बिकॉज इट्स कॉमन, ये तो होगी। ठीक है, ये थे हमारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एक और चीज होती है, वो होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो एम्प्लॉय, ये बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना, दैट इज एंड रिजर्व, दैट इज एंड रिजर्व, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट एन रिजर्व, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। रिपीट, ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट एन रिजर्व, it is a liability of the firm, that's why it is not distributed in partners capital। एक अब हम इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी अब हमारी, उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे which includes revaluation account, partners capital account and balance sheet। ये तीनों चीजें, ये तीनों जो आइटम्स हैं, ये तीनों जो अकाउंट है, वो उस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस में कैसे बनेंगे एक साथ, that is going to be very very interesting class। So let's see you. So see you in my next class with a complete question. So please like, share, comment and subscribe my channel Shruti Classes and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.